नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अलीगढ़ से आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ दौरा है। अलीगढ़ में आज जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 2 बजे नुमाइश ग्राउंड पहुंचेंगे और लगभग 2:30 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अलीगढ़ के इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के अलीगढ़ आगमन को लेकर प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज़ैदे खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना दिखाई दे रहा है और तैयारी को रूप में विशाल पंडाल रूप बना के तैयार कर दिया गया है। यहाँ 50,000 से भी ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में विशाल पंडाल के अंदर पंखे, पानी, बिजली की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बाहर से फोर्स मंगाकर पूरे इलाके को 4 चौबंद व्यवस्था से 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आने और जाने वालों पर लोगों पर नजर रखी जा रही है और मुख्य मार्गों के जो सड़क है वो पूरी तरह से डिवाइड कर दी गई है। बड़े वाहनों को आने की एंट्री पूरी तरह से बंद है। अब 1:55 पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ इस विशाल पंडाल में आने वाले हैं। साथ ही उनके स्वागत के लिए पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ आने वाले हैं और वर्तमान में लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा हो चुकी है, मोदी जी को सुनने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर अलीगढ़ और हाथरस संयुक्त रैली यहाँ की जा रही है, जिसमें अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम और हाथरस के मंत्री, प्रदेश के मंत्री। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है और ऐसे में अलीगढ़ की जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, तस्वीरें वहां पर किस तरीके की देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि अलीगढ़ भगवा रूप में देखा जा रहा है। यहाँ हजारों संख्या में पब्लिक, आम जनता सड़कों पर झंडे लेकर भाजपा के पंडाल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और मोदी और योगी के नारे यहाँ लगते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई मोदी को सुनने के लिए बेचैन है और यहाँ मोदी को सुनने के लिए लोग पंडाल की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं और भारत माता के नारे हो या फिर भारत देश के नारे वह लगते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर देश के बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया जाएगा और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो वही रैली को लेकर सभी तरह की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है और फिलहाल ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले रैली स्थल पर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने किरावली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और हर घर नल की योजना से लेकर के आईआईटी,
आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। आप सोचो, 1947 में भारत से बड़े दम्भ के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़, भारत की आबादी 140 करोड़। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ जनता भूखों मर रही है, बदहाल है। जितनी पाकिस्तान की आबादी, उससे ज्यादा आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन और स्वावलंबन का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग गरीबों के अकाउंट में डकैती डालते थे, इसीलिए जनधन अकाउंट नहीं खोलने देते थे, इसीलिए रसोई गैस के लिए तरसाते थे, इसीलिए किसान आत्महत्या करता था, क्योंकि किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं थी। गरीब सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था और बरसात में भूखों सो जाता था। क्या स्थिति थी? 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार स्वर के साथ, आम जनता फिर से मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीते हुए जनता जनार्दन की सेवा और उनके आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हो सकें, ये पहली बार देश के अंदर देखने को मिला है। विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहचान है और इस दिशा में जो कार्य हुए हैं वो अद्भुत हैं। हम लोग जब जनता से इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं तो पब्लिक का रिस्पांस भी इस बात को लेके आता है, देखने को मिलता है। खासतौर पर जिन मुद्दों पर पब्लिक का बेहतर समर्थन मिल रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाईवे लगभग दुगने हुए हैं। यानी देश के अंदर 70 वर्षों से अधिक समय तक जितने हाईवे थे, आजादी के पहले और आजादी के बाद 2014 तक, मात्र 10 वर्ष में उसके लगभग दोगुने हाईवे का निर्माण इस दौरान हुआ। एयरपोर्ट देश के अंदर 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 से अधिक एयरपोर्ट हैं। एम्स, कांग्रेस के समय एक एम्स बना है। सरदेव अटल जी ने अपने समय में 6 नए एम्स की स्थापना की आधारशिला रखी और मोदी जी के समय 7 एम्स से बढ़कर के आज संख्या 22 हो गई है। ऐसे ही आईआईटी, आईएम, IIIT, इन सब के विस्तार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये विकास की एक नई गाथा और विकसित भारत की आधारशिला इसके माध्यम से देश के अंदर बनी है। तो पहली बार देश ने विरासत का सम्मान भी सरकार के स्तर पर होते हुए देखा है और ये अद्भुत है। आपने उसकी मिसाल देखी होगी, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक,
का निर्माण, उत्तराखंड में केदारपुरी में एक नए स्वरूप में आना, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य, सोमनाथ मंदिर की सुंदरीकरण का कार्य और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला का पुनः विराजमान हो जाना, ये केवल विराजमान नहीं बल्कि इन सभी नगरियों की कायाकल्प भी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह, पिता भगवान सिंह बख्श सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उनके अलावा बीएसपी सरकार में मंत्री रही सरदार सिंह, पूर्व सांसद संतोष सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पौत्र सोमेशपति त्रिपाठी सहित कई अन्य नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी कार्यालय में सभी को सदस्यता दिलाई और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हम सब जानते हैं 2014 से लेकर 24 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। इन 10 वर्षों में गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भाजपा ने कामयाबी हासिल की। दुनिया में विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को माननीय मोदी जी ने स्थापित करते हुए भारत की छवि को दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भारत जो कहता है दुनिया सुनती है और यही परिणाम है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्षी गठबंधन जो पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में था, वो नया रूप लेकर के, नया रूप धर करके इंडी गठबंधन के रूप में सामने आए हैं। बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह आज शामिल हो चुकी हैं। किस तरीके से देखती हैं आज शामिल हुई हैं? क्या चीज? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, इनकी नीतियों से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अभय सिंह जी आपके पति हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कोई दबाव किसी प्रकार के? क्या चीज? समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं अभय जी, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम पहले भी अपना दल भाजपा के गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं 2007 में, और हमारे परिवार में स्वेच्छा से आप राजनीति कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, तो इसमें कोई दबाव नहीं है। तो हम जो है यहाँ की नीतियाँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ मुझे अच्छी लगी, हम शामिल हुए। और आने वाले समय में अभय जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? ये तो वही बता सकते हैं। घर में बात है, कुछ तो होती होगी। हम लोग इस विषय में चर्चा नहीं करते हैं। शुक्रिया। तो ये अभय सिंह की पत्नी डॉक्टर सरिता सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वर्तमान में अभय सिंह। हालांकि जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी से बगावत की थी, उसके बाद आज उनकी पत्नी सरिता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस सीट पर बीजेपी की जीत होगी। ये चुनाव विकसित भारत के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को भी पता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है और कौन नहीं। मुझे जीत को लेकर कोई संशय नहीं है। निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। इस सीट पर डेफिनेटली होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इस सब के पीछे जो है वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। आज उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज विच ही हैज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। तो वो, और ये चुनाव बेसिकली उनके लिए ही, विकसित भारत के लिए हो रहा है। अब जाति समीकरण होने के बाद भी अगर कोई विकसित भारत के बारे में न सोचे तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको उस तरह से देख पाएगी। जनता को भी पता होता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो वही लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है और इसी कड़ी में मथुरा से गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर भी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुकेश धनगर दाऊदजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दंडवती परिक्रमा कर जीत की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने शहर में साफ सफाई कर मंडियों में सब्जी भी बेची। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर जमकर निशाना साधा।
तो वही मथुरा से बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के समर्थन में बसपा के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने बसपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हेमा मालिनी खुद को ब्रज की मीरा बताती हैं तो उन्हें केवल भक्ति करनी चाहिए, राजनीति नहीं। इस सांसदी की क्या जरूरत है, भक्ति भाव करें ना। मीरा बन करके, मीरा तो कभी एमपी नहीं बनी थी, मीरा ने तो कभी सोचा नहीं था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। तो मीरा की जैसी भक्ति करें 24 घंटे भगवान की। तो यहाँ तो पॉलिटिशियन है, या पॉलिटिक्स में तो सारी चीज करनी पड़ती है। तो पॉलिटिक्स का और मीरा का कोई अगर मेल अगर है तो मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। 10 साल से मथुरा सांसद भीन है, कोई परेशानी आती है सांसद मिलते नहीं हैं। प्रवासी सांसद हैं और मैं यहाँ का निवासी हूँ, ब्रजवासी हूँ। तो मैं ब्रजवासियों से अपील करके जा रहा हूँ कि आप मुझे सांसद बनाइए, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में रहूँगा। कोई भी सुख दुख रहेगा मैं आपका साथ दूंगा। मुझे जीना यहाँ, मरना यहाँ। मैं नौकरी छोड़ के आया हुआ हूँ और अपने गांव में 15 साल से रह रहा हूँ। सब सुख सुविधाएं थी मेरे पास, लेकिन आज के दिन भी मैं गांव में रह रहा हूँ अपने में। और मेरा उद्देश्य है, जिस तरह मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया था, अब मैं बाकी क्षेत्रों में भी मथुरा जिले में काम करना चाहता हूँ। तो वही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपने समर्थकों के साथ देर रात एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए संत कबीर नगर पहुंचे, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने संजय निषाद के साथ उनके समर्थकों पर हमला कर दिया। हमले में घायल हुए संजय निषाद ने इस हमले के लिए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। तो वही फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मंत्री श्री संजय निषाद जी, उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे। उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में, और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं। उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके पीएसओ द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने ये हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं लखनऊ में चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि नामांकन को लेकर आज ज्वाइंट कमिश्नर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट परिसर का जायजा लिया और नामांकन प्रक्रिया के साथ सुरक्षा परखी। तो साथ ही इस दौरान डीएम ने शहरवासियों से 100% मतदान की भी अपील की। 5वें चरण के नामांकन की तैयारियां 26 से शुरू हो जाएंगी। 26 से नामांकन शुरू हो जाएगा। तैयारियां फिलहाल जायजा लेने आज खुद डीएम सूर्यपाल गंगवार निकले हैं। सर, किस तरह से तैयारियां खुद जायजा लिया जा रहा है और किस तरह तैयारियां की गई हैं फिलहाल? 20 मई को लखनऊ में लखनऊ लोकसभा, मोहनलालगंज लोकसभा और 173 विधानसभा के लिए मतदान होना है। उसका 26 अप्रैल से उसका नामांकन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। तो ये डेट वाइज जो कार्यवाहियां होनी हैं उनकी विस्तृत तैयारियां कर ली गई हैं। अभी मौके पर भी पुलिस के साथ में सहयोग करके और कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग बाहर की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं और क्या करना है वो सब तय किया जा रहा है। समय पर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और मैं आपके माध्यम से भी सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहूँगा कि 20 मई को लखनऊ में अवकाश रहेगा और ये अवकाश का उद्देश्य है कि आप लोग वोट डाल सकें, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसको छुट्टी ना मनाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ पर पहुँचें, मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था उसमें लखनऊ के लगभग 15 लाख मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाले थे। ये उदासीनता हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हम इस जड़ता को, इस उदासीनता को तोड़ते हुए इस बार के मतदान में
सभी लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लें, ये मेरा आह्वान है। सभी वोटर्स ये जान सकें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, इसके लिए ऑनलाइन सर्च की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। electoralsearch.eci.gov.in इलेक्टोरल सर्च अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उसमें आप अगर आपके पास एपिक नंबर है जो वोटर कार्ड होता है, उस पर इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, एपिक नंबर बोलते हैं, उसको अगर डालेंगे तो उससे आप अपने बूथ के बारे में पता कर सकते हैं और आपका वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर क्या है ये पता कर सकते हैं। अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है या वोटर कार्ड भी नहीं है तो भी अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप मतदान करने के अधिकारी हैं। किन किन चीज़ों को यूज़ करके मतदान किया जा सकता है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा गाइडलाइंस आती हैं। आपको सर्च करना है सबसे पहले कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, ये सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और वो किस सीरियल नंबर पर है। आप वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप अपने आप भी प्रिंट कर सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी भेजी जाएगी। तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि 20 तारीख को आप लोग सुनिश्चित मतदान करें, सभी लोग मतदान करें। सर, जो 26 से जो नामांकन होगा उसके लिए किस तरह के नियम जो प्रत्याशी हैं उनके लिए बनाए गए हैं? कलेक्ट्रेट में कैसे आएंगे, कैसे नामांकन करेंगे और क्या कितनी दूरी तक गाड़ियां आ पाएंगी, इसके लिए कुछ नियम अभी बने? अभी इसका लेआउट तैयार हो रहा है, उसी के लिए हम लोग अभी फिजिकली मौके पर अभी इसकी वर्किंग कर रहे हैं और ये डिटेल्ड गाइडलाइंस सबके लिए जितने भी प्रत्याशी होंगे या उनके सहयोगी होंगे उनको जारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, लखनऊ के डीएम हैं सुरपाल गंगवार, उनका कहना है कि जो नियम कायदे हैं वो पूरी तरह से पालन कराया जाएगा, उसके लिए नियमावली बनाई भी जा रही है। फिलहाल आज ज्वाइंट कमिश्नर जो लखनऊ के हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई है और उसके बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में आप देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर प्रत्याशियों को आना है, किस कमरे में नामांकन होगा, इसको लेकर पूरा एक खाका तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि 5वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि लखनऊ जैसी हॉट सीट है जहां से रक्षा मंत्री आते हैं, सांसद हैं और वो भी नामांकन करने 29 को आ सकते हैं, बताया जा रहा है 29 अप्रैल को वो भी नामांकन कर सकते हैं। और इसके अलावा रायबरेली है, अमेठी है और सबसे महत्वपूर्ण कैसरगंज है जहां से ब्रजभूषण शरद सिंह सांसद है, उनको लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं। रायबरेली अमेठी वो हॉट सीट जहां से कांग्रेस का दबदबा रहा है और इस बार अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। फिलहाल अभी रायबरेली की तरफ से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, यानी कि 26 अप्रैल से पहले तस्वीर साफ होगी कि इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन लखनऊ जैसी सीट से राजनाथ सिंह और रविदास मल्होत्रा आमने सामने होंगे। फिलहाल जो तैयारियां हैं नामांकन की वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखुर की दुआई, जनता टीवी लखनऊ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।